बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, किस बेदर्दी से इस मुल्क को लूटा गया और मुल्क को लूटने वालों को मसीहा बना के दिखाने वालों को कोई शर्म, थोड़ी सी हया होनी चाहिए। मैं अभी डिटेल्स देख रहा था कि किस तरह LNG टर्मिनल्स और ये सारा जो कतर के साथ डील के बाद जो हुआ, मैं कतर की डील पे बात नहीं कर रहा, कितना जुल्म इस मुल्क पे किया गया। नाज़रीन, आप पढ़ें तो आपको रोना आएगा। हमारा मुल्क, हमारा प्यारा मुल्क जो £250,000,000 रोज दे रहा है तकरीबन, जो हम अवॉइड कर सकते थे। 8-10 अरब रुपया खर्च करना था। जो ऑरेंज ट्रेन बनाई गई, मेट्रोज बनाई गई, इसमें से अगर ये निकाल देते तो ये अवाम को रिलीफ मिलता, असल में गैस सस्ती मिलती। मैं आपको थोड़ी सी आज डिटेल बताना चाहता हूं। दिल दुखा हुआ मेरा इरादा नहीं था एक और वीडियो बनाने का आज, लेकिन ये डिटेल्स देखने के बाद और खसूसी तौर पे, क्योंकि रऊफ क्लास्ट्रा साहब ने चैलेंज किया है कि जितने एंकर्स बैठे हुए हैं मेन स्ट्रीम मीडिया पे, जो शायद खाकान अब्बासी को पवित्र साबित करना चाह रहे हैं, जो कह रहे हैं कि ये बड़े नेक बंदे हैं, वो बुला लें रऊफ क्लास्ट्रा साहब को प्रोग्राम में और वो उनको सारी डिटेल्स बताने के लिए तैयार हैं। और मैं ये बात मानता हूं कि इनमें से कोई बंदा रिसर्च नहीं करता। मैंने आपको कुछ दिन पहले बताया था कि इन लोगों को व्हाट्सएप पे जो मैसेजेस मिलते हैं ना, मरियम ने कर दिए या उधर से पीपल्स पार्टी के लोगों ने कर दिए, वही बस बयानियां बना के बता देते हैं। पढ़ने अब भी जरूरी नहीं समझते कि हम अवाम को अगर झूठ भी बोलें तो कोई तमीज तरीके का बोलें। नाजरीन, जिस पॉइंट पे आज तक सब ने बातें की है ना, वो पहले कुछ आपको टच करूं, फिर मैं एक ऐसा पॉइंट आपको बताऊंगा जिस पे आज तक किसी ने बात नहीं की और बहुत जरूरी है हम ये पॉइंट उठाएं। ऐसा पॉइंट है कि हमारा जो ये नुकसान हो रहा है इससे हम बच सकते हैं। पहले नाजरीन, जो रऊफ क्लास्ट्रा साहब ने डिटेल्स बताई, क्योंकि सब ने नहीं देखा होगा तो मैं थोड़ी सी रिपीट करना चाहता हूं। क्रेडिट इसका पूरा रऊफ क्लास्ट्रा साहब को इसलिए दे रहा हूं कि उन्होंने अभी अपने जो व्लॉग किया उसमें बताया है किस तरह पोर्ट कासिम को जब सिलेक्ट किया गया कि LNG की डिलीवरी यहां पे होगी, फिर पता चला जी कि पोर्ट कासिम में जो है वो इतनी गहरी वो बंदरगाह नहीं है कि वहां पे जहाज को आप करीब ला सकें। तो वहां पे फिर मसला पड़ गया कि अब कैसे जो है वो LNG जो है वो पहुंचाई जाएगी पोर्ट तक। अब जी मसला बन गया जी कि एक टर्मिनल, फ्लोटिंग टर्मिनल चाहिए। तो पता चला जी 3 अरब में बनेगा। 3 अरब के लिए डील जो है वो जिस तरह भी चक्करबाजियां करके की गई, वो आप देख लें रऊफ क्लास्ट्रा साहब का प्रोग्राम। मैं डिटेल्स में नहीं जाना चाहता हूं कि मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट रेज करना चाहता हूं इन सारी बातों के बाद, कि वो टर्मिनल जो था फ्लोटिंग टर्मिनल, वो गवर्नमेंट बना सकती थी, 3 अरब में नहीं बनाया, लेकिन एंग्रो को दिया ठेका, उसमें चक्करबाजियां की, 3 अरब से 13 अरब पे ले गए, फिर उनको प्रॉफिट इतना दे दिया कि वो 150-200 अरब कमाएंगे 13 अरब की इन्वेस्टमेंट पे। तो वही सारी एक डिटेल है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट नाज़रीन जो मैं आपको बता रहा हूं, किस तरह रेवड़ियों की तरह पैसा बांटा है इन लोगों ने। कतर की पोर्ट से पोर्ट कासिम का 990 नॉटिकल माइल का फासला है। अगर 10 नॉटिकल माइल की रफ्तार से आपका जहाज चले तो 3.9 दिन यानी तकरीबन 4 दिन का सफर है ये। 10 नॉटिकल माइल पे हम रखते हैं अभी जहाज, तेज भी इससे चलते हैं, आहिस्ता भी चलते हैं हम। 10 नॉटिकल माइल का भी मैं आपको एग्जांपल देना है क्योंकि इसलिए बता रहा हूं। तकरीबन 4 दिन का सफर है और ऐसी बंदरगाह पे पहुंचाया जा रहा है जो डीप नहीं है, जहां जहाज बंदरगाह तक नहीं पहुंच सकता, उसे पीछे पार्क करना पड़ा है, जिससे मजीद जहाजों की आमदोरफ्त में भी मसला हो रहा है। आपको टर्मिनल बनाना पड़ गया जिसपे आपको 15 साल किराया देना पड़ेगा। ये सारी बातें आप नोट में रखें। अब मैं आपको बताता हूं, जो गवादर की बंदरगाह है दुनिया की चंद गहरी बंदरगाहों में शामिल है। गवादर की बंदरगाह का क्यों मुआहदा नहीं किया गया कि कतर से जहाज वहां पहुंचेगा, जिसके फवायद मैं आपको अभी गिनवाता चलूं। कतर की बंदरगाह से गवादर का फासला 6.2 नॉटिकल माइल्स है, यानी 620 नॉटिकल माइल्स। कहां 9.9 नॉटिकल माइल्स यानी 990, कहां 620 नॉटिकल माइल्स। गवादर से फासला 2.8 दिन का है। अगर 10 नॉटिकल माइल पर आवर की रफ्तार से आपका जहाज आप तक आता है तो 1 दिन का फासला भी कम होता, गैस जल्दी भी पहुंचती और गहरी बंदरगाह होने की वजह से किसी टर्मिनल की जरूरत ना पड़ती। जब सी पैक अपने फुल जोरों शोर से जारी था उस वक्त ये मुआहदा वहां के लिए क्यों नहीं किया गया, क्यों ये सारी प्लानिंग बनाई गई। फिर अगर कोई मुझे कहता है कि पोर्ट कासिम में जो फैसिलिटीज हैं, जो कराची में सारा प्लांट्स ये वो जो भी है वो अभी ग्वादर में नहीं था,
ग्वादर में आमदोरफ्त का मसला था, तो क्या आपको नजर नहीं आ रहा था कि सी पैक के जरिए सारी सड़कें बन रही हैं, सारी डेवलपमेंट हो रही है, ऑयल रिफाइनरीज वहां बन रही हैं, हर किस्म का काम हो रहा है। तो आपको क्या 15 साल की लीज करनी चाहिए थी एंग्रो के साथ, या आपको 3-4 साल की करनी चाहिए थी, जिसके बाद आप एंग्रो को यह कहते कि ग्वादर पे जहाज को हम लंगर अंदाज किया करेंगे और वहां सारा सेटअप होगा और वहां से सारा ट्रांसपोर्टेशन हुआ करेगी एलएनजी की। कितना आसान था ये। क्या स्विस जो गैस है वो बलूचिस्तान से नहीं निकलती? क्या उसकी ट्रांसपोर्टेशन पूरी पाकिस्तान में नहीं जा रही? तो अगर ग्वादर में ये जहाज लंगर अंदाज होते कतर से आए हुए, तो हमें कितना मुनाफा होता, आपको अंदाजा है इसका? कतर को यहां गैस डिलीवर करने में जो खर्चा है वो कम हो जाता, ओवरऑल हमारा बिल वहां से भी कम होता। ये $250,000 पाउंड, जो 2.5 लाख पाउंड, तकरीबन $2,72,000 जो है, जो हमें रोज का देना पड़ा, ये ना देना पड़ता। $80 लाख महीने का हम दे रहे हैं, गैस आए या ना आए एंग्रो को दे रहे हैं। ये $8,40,00,000 साल का है। आज का अगर आप रेट देखें डॉलर का, तकरीबन 15 अरब रुपया बनता है साल का। हमने टोटल इन्वेस्टमेंट करवाई है एंग्रो से 13 अरब रुपए की। 15 अरब रुपया हम साल का दे रहे हैं किराया। पहले साल में उनकी इन्वेस्टमेंट पूरी, प्रॉफिट शुरू। अगले 14 साल वो 150 अरब रुपया, और डॉलर का रेट और ऊपर गया, उनका प्रॉफिट और ऊपर चला जाएगा। 150 अरब रुपया प्रॉफिट कमाएंगे वो 13 अरब की इन्वेस्टमेंट पे। और शर्म आनी चाहिए उन लोगों को जो इसको कह रहे हैं कि ये नेक बंदा है। अगर इसने जानबूझ के ये करप्शन नहीं की तो इससे बड़ा नाअहल ही कोई नहीं है। और अगर ये बंदा इतना बड़ा नाअहल है तो मैं कैसे मान लूं कि करप्शन के बगैर, हुकूमती मदद के बगैर एयर ब्लू इतने मुनाफे में जा रही है? मैं कैसे मान लूं? एक बंदा इतना नाअहल है, चलो मान लिया करप्ट नहीं है, उसे पता ही नहीं था, रोटी को चोची बोलता था, वो रोटी नाक में डालता था, कि ये सारे चक्कर क्या फ्रॉड हो रहे हैं। हो सकता है कि ब्यूरोक्रेट्स ने इससे चक्कर करवा लिए हों। तो फिर ऐसा बंदा जिसको इतनी समझ अक्ल नहीं है, दिमाग नहीं है, वो बंदा एयर ब्लू को इतना कामयाब कैसे बना गया? फिर वहां भी चक्कर है, वहां भी फ्रॉड है। एयर ब्लू के अकाउंट्स भी चेक करो, देखो कि कैसे पीआईए नीचे गया, एयर ब्लू ऊपर उठा। ये सब इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। नाजरीन, आपको ऐसे लूटा गया है, नोचा गया है कि आप लोग तसव्वुर भी नहीं कर सकते। ये डिटेल्स जब इंशाल्लाह सामने आएंगी, ये जो इन्वेस्टिगेशन पूरी होंगी, अगर नैब का चेयरमैन इनके साथ बदस्तूर न मिला हुआ और खुल के इन्वेस्टिगेशन अवाम के सामने रखी गई, आप कानों को हाथ लगाएंगे कैसे बेदर्दी से लूटा इन्होंने इस मुल्क को। जो भी काम पाकिस्तान के मुनाफे में था, जानबूझ के इन्होंने पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाया हर चीज में। मैं आपको बताता चलूं एक आखिरी बात, कि ये चोर, ये डाकू, जब तक हम अवाम इनका एहतसाब नहीं करेंगे, ये बाहर मिले, इनकी हड्डियां नहीं तोड़ेंगे, ये लोग नहीं मानने वाले, नहीं बाज आने वाले। अदालती निजाम में लूप होल्स हैं, ये बचते रहेंगे इसी तरह जैसे अब तक बच रहे हैं। वो वक्त बहुत जल्द आएगा जब ये लोग बाहर निकलेंगे, लोग इनको पकड़ेंगे, इनकी 206 हड्डियों में से एक एक तोड़ के उसका कचूमर निकालेंगे और अपना जो एक फ्रस्ट्रेशन पैदा हुई है वो खत्म होगी। इनकी जुर्रत कैसे हुई? मैं वो फेमस डायलॉग इमरान खान का, कि इनके बाप का पैसा है जो ये $2.5 लाख जो है वो $2,72,000 दे रहे हैं एंग्रो को, ये हमारा पैसा है जो ये लूटा जा रहा है। आज गैस की कीमत अगर बढ़ती है तो इसका सारा जिम्मेदार शायद खाकान अब्बासी और इसके साथ बैठे हुए लोग हैं। ये करप्शन की वो दास्तान है कि ये समझ लें ये भी आटे में नमक के बराबर है। जिस तरह इन्होंने इस मुल्क को लूटा है, हर किस्म के मुआहदे में अपना फायदा किया, और जिन कंपनियों के साथ इन्होंने शेयर्स रखे हुए थे जिनमें इनका अपना प्रॉफिट था, वहां फायदा किया इन्होंने। इन लोगों को नाजरीन हमने छोड़ना नहीं है, एहतसाब किसी सूरत नहीं छोड़ना। इनको एनआरओ देना गद्दारी होगी, इनकी हड्डियां तोड़ें तब जाके हमें सुकून मिलेगा, वरना जिस तरह इन्होंने हमें बिट्रे किया है कभी इनकी माफी नहीं हो सकती। और मैं आखिर में फिर कहूंगा, हामिद मीर साहब चैलेंज कबूल करें रऊफ क्लासरा का और अपने प्रोग्राम में उनको बुलाएं। मेरे 1000 इख्तिलाफात हैं उनके साथ, लेकिन एक बात मैं बरमला आज कहूंगा कि अपनी जिद के बावजूद, कभी हरदर्मी के बावजूद, सब कुछ भी, एक बंदा, चंद साफी ऐसे रह गए हैं अभी कि जो अपोजिशन को भी आड़े हाथों लेते हैं, हुकूमत को भी आड़े हाथों लेते हैं और स्कैंडल सबसे ज्यादा निकाल के लाते हैं। ऐसे साफियों की हमें कदर करनी चाहिए। ये जो सो कॉल बड़े साफी प्राइम टाइम पे बैठे हुए हैं, ये सिर्फ अवाम को गुमराह कर रहे हैं, CIA के एजेंडास पे बैठे हुए हैं। इनको बेनकाब करें। आप सबके सुनने का बहुत बहुत शुक्रिया।